नमस्कार दोस्तों, पीएन द्विवेदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर अपनी कहानी संग्रह में एक नई कहानी शामिल कर रहा हूं, जिसका नाम है छिपकली और इसके लेखक हैं अमरकांत जी। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब मैं शुरू करता हूं। लंच होते होते बरामदे के खंभों के पास धूप चढ़ाती थी। रामजी लाल ने पता नहीं कब अपने शरीर को मैनेजर साहब की मेज की दिशा में साध लिया था। उसका नीचे झुका चेहरा पत्थर की तरह था, केवल आंखें हल्के ढंग से ऊपर उठी थी। जिस प्रयास में काली पुतलियां अदृश्य हो गई थी। इसी धूप को देखकर सभी बदन तोड़ने या जमुआई लेने लगते। मालिक के प्रस्थान की घोषणा सबसे पहले मैनेजर साहब अपने असाधारण अट्टहासों द्वारा करते, जो शहर में अपनी लंबी नाक और रूखे स्वभाव के लिए विख्यात होकर भी कुछ दिनों में से मालिक की हर आदत का ऐसी कुशलतापूर्वक अनुकरण करने लगे थे कि मालिक ने दफ्तर में कहे लगाना ही बंद कर दिया था। बाहर से उनके दो मित्र आकर पास में कुछ देर से बैठे थे, जिनसे होने वाली बातचीत ट्रेन दुर्घटना के एक ताजे समाचार से प्रगति करके इस महत्वपूर्ण विषय पर आ चुकी थी कि वनस्पति के इस्तेमाल से निश्चित रूप से हृदय रोग होता है। वे तीनों उठकर जब बाहर गए तो रामजी लाल अपनी नाक की ओर देखकर मुस्कुराया। उस मुस्कुराहट का लक्ष्य मैनेजर साहब का नया स्टेनो विमल था, जो उसकी मेज के सामने बैठता था। रामजी लाल की उम्र 45 से कम न थी। सावले रंग का उसका शरीर मोटा और तथा नाटा था और छोटी गर्दन का मांस ढीला पड़ गया था। किसी बूढ़े हाथी की तरह वह आज फिर उसी तंग और उटुंग पैंट में आया था, जो उसके शरीर से रबड़ की तरह चिपक जाती थी और जिसको वह कई वर्षों से 1 या 1.5 महीने में एक बार अवश्य ही पहनता था। 10 बजे दफ्तर शुरू होता था और वह 9 या 9:15 बजे ही आकर रजिस्टरों और फाइलों में खो जाता। फिर भी उसकी आत्मा पता नहीं कैसे सोखते ही की तरह हर बातचीत, हर गपशप, हर मजाक और हर कमरे में होने वाले हर परिवर्तन को जज्ब कर लिया करती थी। मसलन वह बता सकता था कि रोशनदानों पर गौरैया के 2 नहीं 3 घोंसले हैं, बड़ी अलमारी के पीछे चूहे का एक बिल है और अक्सर फार्स पर झाड़ू की 1 या 2 सीकें मिल जाती। लंच में जब सभी अपने अपने कमरों से निकलकर घूमते टहलते या हंसी मजाक करने लगते तो वह सबसे अंत में पीठ सीधी करके चारों ओर चौंक कर देखने लगता, जैसे गहरी निद्रा से उठा हो। वह किसी बात या घटना को मान्यता प्रदान नहीं करता था और बाद में उसका उल्लेख भी करता तो इस ढंग से जैसे उससे सर्वथा अनभिज्ञ हो। आज का अखबार क्या कहता है, वह तिरछी दृष्टि से देखकर बहुत ही धीमे स्वर में बात इस तरह आरंभ करता था, जैसे अपने नए दामाद से सबसे पहले बोल रहा हो। मैनेजर साहब और उनके मित्र कुछ देर पहले अखबार की खबरों के बारे में ही बात कर गए थे, इसलिए विमल चिड़चिड़ा गया और उसने घूर कर पूछा, कैसा अखबार? अरे लोकल डेली में कोई पढ़ने लायक चीज़? कोई खास बात नहीं? कोई मारपीट, हत्या, दुर्घटना कुछ भी नहीं?
मुझे कुछ पता नहीं, विमल भड़क गया। रामजी लाल का मुंह किसी फटी हुई गेंद की तरह दयनीयता के भाव से खुल गया। विमल सीधा साधा था और उसने एक बार घोषणा की थी कि मैं दुनिया में किसी साले की परवाह नहीं करता। तभी से रामजी लाल उससे बातें करने लगा था, क्योंकि उसको यह सोचकर खुशी होती थी कि अपनी स्वतंत्र प्रकृति की वजह से विमल एक न एक दिन अवश्य निकाल दिया जाएगा। वह अब जल्दबाजी में खिड़की के बाहर कई बार देखने के बाद सहसा यह सोचने लगा था कि कुर्सी में काफ़ी खटमल पड़ गए हैं, जिसको सिद्ध करने के लिए वह शरीर को पीपे की तरह टेढ़ा करके खुजलाने भी लगा। विमल को अपने क्रोध पर पश्चाताप हो रहा था, इसलिए कुछ देर बाद वह बोला, हाँ याद आया, आज के अखबार में ट्रेन दुर्घटना की एक खबर थी, 25 आदमी मर गए। रामजी लाल का दिल फिर उतर गया। किसी रोमांचकारी उत्साह और बनावटी उत्साह के भाव से आंखें असाधारण रूप से फैल गई थी। उसने स्वर को खींचकर पूछा, 25? हाँ। विमल जी, आप तो पढ़ते लिखते हैं, दुनिया को क्या होता जा रहा है। डाल्टा का प्रचार भी काफ़ी बढ़ गया है। विमल को लगा जैसे उसके दिमाग की नसें फट जाएगी। उसने कोई जवाब न देकर मेज पर से एक कागज़ उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया। जब रामजी लाल यह सुनता कि दुनिया का प्रलय होने वाला है या कहीं पर महामारी से हजारों आदमी मर गए या कोई व्यक्ति घोर कष्ट में पड़ गया है, तो उसको संतोष और उत्साह से रोमांच हो जाता। वह हर रविवार या छुट्टी के दिन किसी न किसी साधु सन्यासी के दर्शन करने भी जाता था और उसको निश्चित रूप से पता रहता था कि लकड़िया बाबा कहाँ रहते हैं, तुम्बड़िया बाबा का प्रवचन कब होगा और शहर में किस किस व्यक्ति ने या छड़ियों को सिद्ध कर लिया है। बात का सिलसिला एक कमज़ोर धागे की तरह टूट गया था और खिड़की के रास्ते से तेज़ हवा आकर दीवार पर टंगे कैलेंडर को फड़फड़ा रही थी। थोड़ा सा लीजिए ना। स्टोर रूम में स्टोव जलाया जा चुका था, जिसकी आवाज़ सुनते ही रामजी लाल मेज की दराज में से अपना झोला निकाल लेता था। 15 मिनट के भीतर रामदीन चपरासी चाय लाकर रख देता। उस समय तक वह किसी देहाती बनिए के पुराने घोड़े की तरह चुप मुँह चलाता रहता। उसने अपने छोटे कटोरदान को ऐसी कोमल सतर्कता से खोल लिया था जैसे वह कोई शिशु हो और उसको चोट पहुंच जाने का भय हो। उसमें चने की घुघनी थी, जिसके ऊपर प्याज के कई टुकड़े रखे हुए थे। उसने अत्यधिक स्नेह और रुचि के साथ प्याज को कटोरदान के ढक्कन में रख दिया। कभी कभी साथ में वह बेसन के 2-4 चपटे पकौड़े भी लाता था। नहीं, आप अपना मामला चालू कीजिए, विमल ने हंसकर कहा। एक विचित्र छोटी मोटी चक्की चलना शुरू हो गई। वह चनों को हाथ में लेकर एक क्षण आतुर संतुष्टि के साथ देखने के बाद दूर से ही फेंकता और उसका पहले से ही सन्नद्ध मुंह भूखे कुत्ते की तरह झपट कर सब कुछ ग्रहण करके अपना कार्य शुरू कर देगा। आपको चना बहुत पसंद है ना? विमल अब भी हंस रहा था। विमल जी, यह कमबख्त है, बड़ी अच्छी चीज़। मैं तो हर घर पर भी इसका कुछ न कुछ बनवा कर खाता हूँ। हर चीज़ का तरीका होता है।
अगर रचकर तैयार कर दिया जाए तो चने के पकौड़े को भगत लोग खाने से इनकार कर दे। इससे पेट भी बड़ा साफ रहता है। सवेरे ऐसा खुलासा हो जाता है कि दिन भर की छुट्टी, फिर ताकतवर भी बहुत है। रात को सोते वक्त आधे लोटे पानी में एक मुट्ठी चना भिगो दीजिए, ऊपर से किशमिश के 2 दाने भी डाल दीजिए। फिर सवेरे उठकर दातुन कुल्ला करके उसको खाइए तो दूध घी एक और वह अकेला होने पर भी विष पड़ेगा। गले में अर्ध चर्बित ग्रास अटक जाने के कारण उसका स्वर अचानक उस ग्रामोफोन के रिकॉर्ड की तरह मोटा होकर बंद हो गया था, जिसकी हवा खत्म हो गई होती है। वह 1 गिलास पानी चढ़ा गया। रामदीन दोनों के सामने एक एक कप चाय रख गया था और विमल झुककर चुस्कियां ले रहा था। आपके कितने बच्चे हैं? विमल ने पूछा। रामजी लाल खरगोश की तरह चौंक कर देखने लगा। धीरे धीरे उसके चेहरे पर हल्की सी लाली फैल गई। वह दांत खोलकर हंसते हुए बोला, 2 महादेव हैं और समझिए 5 भवानियाँ हैं। इस उम्र में आप यहाँ कैसे आ गए लाला साहब? मैंने सुना है कि आप 4-5 साल से यहाँ पर हैं। तब से लोगों की तनख्वाह कुछ न कुछ बढ़ी है। एक आप ही हैं जो 125 पर अब तक डटे हुए हैं। आप साहब से कहते नहीं, मुझे बड़ा दुख होता है। विमल की बात में सहानुभूति उतनी नहीं थी जितनी दूसरे का रहस्य जानने और समय काटने की इच्छा। रामजी लाल ने कई बार सशंक दृष्टि से कमरे के बाहर देखा। सब और खामोशी छाई थी। वह मुस्कुराने लगा। कोई बात नहीं विमल बाबू, वह धीमे स्वर में बोला, मेरे दिल में किसी किस्म की तमन्ना बाकी नहीं रह गई है। आपकी कृपा से मैं जो कुछ भोग चुका हूँ वह किसी को जिंदगी भर नाक रगड़ने पर भी नसीब नहीं हो सकता। लोग दिन रात मक्खन लगाते हैं तो एक टूर मिलता है। वहाँ बंदा समझिए होल सोल इंचार्ज था। पहुँचते ही मालिक कुर्सी पर से उठकर हाथ मिलाते थे। उस फर्म का सीनियर रिप्रेजेंटेटिव था। कभी कलकत्ता जाना हो रहा है, कभी बम्बई, कभी मद्रास, कभी नैनीताल। हमेशा हाथ में 500,000 रुपए रहते थे। जितना खर्च करो कोई पूछने वाला नहीं। मजाल है कि पैंट कोट टाई छोड़कर किसी दूसरी पोशाक में निकल जाऊं। पीछे पीछे हमेशा 2-4 मित्र लगे रहते थे। भाई और रिश्तेदार इज्जत करते थे। मैंने जुआ खेला, मैंने शराब भी पी, मैं रंडी के कोठे पर भी गया। मैंने सभी कुछ करके छोड़ दिया है। फिर मैंने वह भी समय देखा जब मित्र और रिश्तेदार दस्तरखान की मक्खियों की तरह उड़ गए और मैं दाने दाने के लिए मोहताज हो गया। वह किसी लूतरी औरत की तरह जल्दी जल्दी फुसफुसाई आवाज़ में बोल रहा था। यह उन्हीं किस्मों का सिलसिला था जिनको वह दफ्तर के एक व्यक्ति को विश्वास के क्षणों में सुना चुका था और जिनके बारे में अब कई धारणाएं बन गई थीं, सिवाय इसके कि वे सही हैं। देश विभाजन के बाद वह मुस्लिम फर्म अपने एक अद्वितीय कर्मचारी के अस्थायी वियोग को अत्यधिक कठिनता से बर्दाश्त करती हुई पाकिस्तान चली गई तो वह बेकार हो गया। परंतु शीघ्र ही भाग्य ने उसको ऐसी जगह पहुंचा दिया कि अगर आज वहां होता तो केंद्रीय सरकार के कुछ मंत्रियों तक को उससे ईर्ष्या होती। वह एक अंग्रेजी फर्म के रोविंग एम्बेसडर के पद के लिए इंटरव्यू में गया था, जहां उसने जनरल मैनेजर को अपनी योग्यता से इस हद तक
प्रभावित कर दिया कि उसने कहा, मिस्टर लाल, आई एम ग्लैड टू मीट यू। वह चुन लिया गया, परंतु इधर वह बाजार से एक हड़िया कीमती मिठाइयाँ लेकर उमंग में झूमता घर पहुंचता है, और उधर इंग्लैंड से फर्म के मालिक का केबुलग्राम आता है, अपॉइंटमेंट मिस्टर हॉल फेस। उसने वह तार स्वयं देखा था, क्योंकि जनरल मैनेजर ने उसको बुलाकर कहा था, मिस्टर लाल, एक्सक्यूज मी, आई एम हेल्पलेस। हॉल्स फेस आज 5,000 रुपये तनख्वाह आता है, भक्तों का कोई हिसाब नहीं। वह अब किसी की गुलामी न करके खुद मुख्तार होना चाहता था। उसने प्रकाशन का काम शुरू करने का निश्चय किया, जो सबसे आसान इसलिए लगा कि शहर में सौभाग्य से कुछ ऐसे भी प्रकाशक थे जो कुछ ही वर्ष पूर्व पीठ पर लाद कर गली गली किताबें बेचा करते थे, परंतु वह इस क्षेत्र में केवल पैसे कमाने की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि कुछ निश्चित रूप आदर्श भी लेकर आ रहा था। उसका दृढ़ मत था कि भारत के लोगों में बिजनेस टैक्स और बिजनेस मॉरलिटी नहीं होती, और वह दिखा देना चाहता था कि ऐसी उच्च कोटि की पुस्तकें भी छापी जा सकती हैं, जिनसे देश का नैतिक स्तर उन्नत हो। कुछ रुपए तो उसके पास थे, और कुछ बीबी के गहने बेचकर और शेष मित्रों से उधार लेकर उसने 5 ऐसी किताबों के प्रकाशन की योजना बनाई, जिनमें पहली ही का नाम था आर्ट एंड स्पिरिचुअलिटी। किताब के लिए देश के बड़े बड़े नेताओं और विद्वानों के संदेश मंगाए गए, और महर्षि कर्वे ने अपना संदेश रजिस्ट्री से भेजा। उम्मीद यह थी कि पुस्तक की 2,000 प्रतियां एक वर्ष में समाप्त हो जाएंगी, और जो पैसे मिलेंगे उनसे आगे का काम बढ़ाया जाएगा। पुस्तक छप गई, परंतु लगभग 2,000 रुपये की विज्ञापनबाजी और लिखा पढ़ी भी 4 वर्ष में 100 से अधिक प्रबुद्ध ग्राहक पैदा न कर सकी। बाकी रुपए पेट पूजा में स्वाहा हो गए। इस जाहिल देश की इसलिए तो तरक्की नहीं होती। रामजी लाल कहता गया, मैं हिम्मत हारने वाला नहीं था। इसके बाद मैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल में साग सब्जी, मक्खन, अंडे वगैरह सप्लाई करने लगा। इस काम में भी अच्छा नफ़ा था विमल जी। मैं तड़के ही मंडी रवाना हो जाता और अच्छा से अच्छा माल तांगे पर लदवा कर सीधे स्कूल पहुंचता। सभी लोग बड़े खुश थे। एक डिप्टी कलेक्टर, जिसका नाम झुनझुनवाला था, मुझको देखते ही हंस कर कहता, एट लास्ट वी हैव फाउंड एन इंडियन हु इज अर्नेस्ट। परंतु ईमानदारों का जमाना नहीं। एक दिन यह ठेका मुझसे छीनकर एक सेठ के लड़के को दे दिया गया। मेरे बड़े लोगों तक पहुंच न थी, और न ही मेरे पास घूस खिलाने के लिए पैसे थे। उसके मुंह की आवाज़ बंद हो गई, जैसे कोई दिया देर तक फक फक करके बात बुझ गया हो। बरामदे से चप्पलों की फटर फटर तथा जूतों की खट खट की मिलीजुली आवाज़ें निकल आ रही थीं। पगध्वनियाँ पहचानने में उसे भूल नहीं होती थी। उसने खिड़की के बाहर देखा, जहाँ कूड़े के पास एक मुर्गा कलगी उठाए बाग दे रहा था, और इस पर उसको अचंभा हुआ। उसको एक ऐसे ही मुर्गे की याद आई जो उसके घर के बगल में रहने वाले हसन मियाँ का था। वह मुर्गा एक बार
सांप खा गया था। इतना सोचकर वह प्रसन्न हो गया जैसे इसके अलावा आज उसने कुछ भी न सोचा हो। अरे विमल बाबू, यार तुम भी मनहूस होते जा रहे हो। खैर, इसमें तुम्हारा भी दोष नहीं, सोहबत का असर है। मालिक का स्टेनो कमल जो कुछ विशेष योग्यताओं की वजह से अपने को स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव कहता था, और अकाउंटेंट अजय कुमार मिश्र विमल की मेज के सामने आकर खड़े हो गए थे। बात कमल ने कही थी, लेकिन उसके साथ अजय कुमार ने भी जोर से ठहाका लगाया। जहाँ तक उनके आपसी संबंधों का सवाल है, उनकी हालत एक पति की दो स्त्रियों की तरह थी, जो ईर्ष्या डाह के जीवन में कभी कभी 2-4 घंटे के लिए मेल मिलाप भी रहती हैं। मालिक जान बूझ कर कभी एक के पुट्ठे पर हाथ रखते और कभी दूसरे के, क्योंकि वह जानते थे कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए वे खच्चर की तरह परिश्रम करते हुए एक दूसरे की नीचताओं पर पर्याप्त अंकुश भी लगाए रखेंगे। जब मालिक एक को बढ़ावा देते तो दूसरा सबसे कहता फिरता, मैं इस्तीफा देने वाला हूँ, चलकर गांव पर खेती कराऊंगा, यहाँ से लाख दर्जे अच्छा रहूँगा। उनके साल में कई बार इस तरह इस्तीफा देने का नतीजा यही निकला था कि पिछले 8 वर्षों से वह जमे हुए थे और कई योग्य तथा प्रतिभाशाली व्यक्ति निकाल दिए गए थे। कमल बाईं और गर्दन झुकाकर बहुत ही तेजी के साथ लपर लपर चलता, जैसे फर्म पर ऐसा घोर संकट आ गया हो जो सिर्फ उसी के लिए दूर हो सकता है। वह सदा इस फिराक में रहता कि उसको बाहर दूर करने का अवसर मिल जाए। वह इसके लिए सर्वथा उपयुक्त व्यक्ति था, क्योंकि वह फैशन से रहता, हर बात में जी हाँ करता और उपयोगी अधिकारियों के पीछे इस तरह पड़ जाता जैसे सेठों के पीछे पेशेवर तगड़े भिखमंगे। और जब वह हेड क्वार्टर पर भी होता, सभी अवसरों पर अनावश्यक रूप से उपस्थित रहकर मालिक के व्यक्तिगत कार्यों का दायित्व अपने ऊपर ले लेता। यात्रा के समय स्टेशन से टिकट कटा ले आना, फल मिठाइयाँ खरीद लाना, बिजली का बिल जमा करना, नाजायज कार्यों के लिए मालिक की ओर से अफसरों से मिलना, वस्तुतः उसको दफ्तर के कामों के लिए फुर्सत नहीं थी, जिनको वह रामजी लाल के सिपुर्द कर आता। साहब ने कहा है कि यह कर दीजिए। रामजी लाल ने शुरू में इसका विरोध किया, जिसका सुपरिणाम यह निकला कि वह मालिक से जल्दी डांट खाने लगा। उसकी मेज पर मोटे मोटे रजिस्टरों और फाइलों की संख्या बढ़ गई और पास में एक पुराना टाइपराइटर और टिकट कार्ड छापने वाली मशीन आ गई। अजय कुमार मिश्र की प्रतिभा से मालिक के लाखों रुपए इनकम टैक्स के बचते थे। साथ में फर्म सदा घाटे में रहती थी, जिससे शेयर होल्डरों को लाभ नहीं मिलने पाता था। वह एक कुख्यात गांधीवादी संस्था में काम करने का सम्मान प्राप्त करके यहाँ आया था, इसलिए उसको कई खातों का चक्रव्यूह बनाने में कमाल हासिल था। परंतु दूसरों से घुल मिल कर बात करके उनके पेट की बात उगलवा कर मालिक के पास शिकायत पहुंचाने में उसको सबसे अधिक आनंद मिलता था। उसकी पक्की नीति थी कि दफ्तर से दूसरी जातियों के लोगों को निकलवा कर अपनी जाति के लोगों को भरा जाए।
जिसमें केवल यही साधारण संशोधन करने की कृपा करता था कि अपनी जाति का कोई योग्य व्यक्ति कभी न आने पाए। रामजी लाल से वह सिर्फ वही इसी वजह से सदा नाराज रहता था। चलो उठो यार, अजय कुमार विमल का हाथ पकड़ते हुए बोला। सड़क सड़क तक चलते हैं, तुमको रसगुल्ले खिलाऊंगा। तुम जरा इंसान की तरह घूमो टहलो। तुमको बैठकर हराम खोरी तो करनी नहीं है ना। ये व्यंग्यपूर्ण ठहाके लगाते हुए विमल का हाथ पकड़कर बाहर खींच ले गए। रामजी लाल का मुंह मिट्टी के पक्के बर्तन की तरह लाल होकर एक ही जगह पर गिरगिट की तरह हिल रहा था। एक मक्खी बार बार उसके चेहरे पर बैठ जाती और वह सहसा उसको उड़ाने में व्यस्त हो गया। वह यह भी सोचने लगा कि भगवान आखिर मक्खियों को क्यों पैदा करता है। उन दिनों के ठहाके दूर होकर बंद हो गए थे। चारों ओर एक खामोशी छा गई थी। रामजी लाल चुपके से उठ कर बाहर निकल गया, परंतु नंदलाल उसी के कमरे की ओर आ रहा था। उन दोनों ने उत्साहपूर्वक हाथ मिलाया और फिर कमरे में वापस आकर बैठकर बातें करने लगे। नंदलाल की उम्र 20 से अधिक नहीं थी। वह अकाउंटेंट का असिस्टेंट था, जिसकी 3 महीने पहले ही नियुक्ति हुई थी। वह हंसमुख और उदार तो था ही, लेकिन नौसिखुआ तथा मंद बुद्धि होने के कारण उसकी उदारता सराहनीय थी, जिसकी मदद से वह अपनी अयोग्यता और विश्वासहीनता को छिपाया करता था। वह सबसे हंसकर बोलता, सबका कहना मान जाता और पैसे खूब खर्च करता। उसकी हालत स्कूल के उस कमज़ोर विद्यार्थी की तरह थी जो अपनी हीनता को ढकने के लिए घर से किस्म किस्म के सामान लाकर अपने साथियों को देता है। रामजी लाल से उससे पटने का मुख्य कारण यही था, साथ में यह भी कि उसकी हाल ही में शादी हुई थी, जिससे लाभ उठाकर रामजी लाल नारी पुरुष के गुप्त संबंधों तथा पक्के अनुभवों की चर्चा करके उसके दिल को और भी मोहने में सफल होता था। वे कुछ देर तक जब ऐसी बातें कर चुके जिनको सुनकर घोर व्यभिचारी भी शर्मा जाए, तो रामजी लाल ने दीवार घड़ी देखकर कहा, यार तुम अपनी यह मेज दे रहे हो भाई, ले जाइए न। मैं तो कई बार कह चुका, बाद में कुछ न कहना। नहीं जी, यह मेरे लिए बहुत बड़ी भी है। उन्होंने एक चपरासी की खुशामद करके तथा अपने ही भी सहयोग देकर अपनी मेजें आपस में बदल ली। कुछ महीने पूर्व जब दफ्तर में नए फर्नीचर आए थे, तो सबने अपने लिए अच्छी अच्छी मेज़ें चुन ली और रामजी लाल के भाग्य में सबसे खराब मेज़ आई और सबसे छोटी थी। यह बात रामजी लाल के दिल में तीर की तरह चुभी हुई थी। एक दिन बाद के सिलसिले में नंदलाल ने कहा कि उसकी मेज़ आवश्यकता से अधिक बड़ी है, जिससे उसको बड़ी मानसिक उलझन होती है। रामजी लाल ने बात पकड़कर मेज़ बदलने का प्रस्ताव रखा, मजाकिया ढंग से, जिसको नंदलाल ने गंभीरतापूर्वक स्वीकार कर लिया। वह कुछ दिनों से नंदलाल से मिलने पर हमेशा मेज की बात छेड़ देता, परंतु अजय कुमार जब चाय पीकर वापस लौटा और उसकी पारखी तथा अनुभवी आँखों ने देखते ही सब कुछ समझ लिया,
तो उसने फौरन अपने असिस्टेंट को डांटा, चपरासी को भला बुरा कहा और राम जी लाल के कमरे के सामने से 2 बार घूरता और भुनभुनाता हुआ गुजर गया। और जब मालिक आया तो वह किसी अत्यधिक महत्वपूर्ण आर्थिक मामले में सलाह देने के लिए एक मोटे रजिस्टर के साथ वहां पहुंच गया। कुछ देर बाद वह इधर कमरे से मुस्कुराते हुए निकलता है और उधर चपरासी रामजी लाल से आकर कहता है, साहब बुला रहे हैं। रामजी लाल फौरन खड़ा होकर उस बहादुर कैदी की तरह चल पड़ा जो अत्यधिक विश्वासपूर्ण फांसी के तख्ते की ओर तेजी से बढ़ता है। आपने नंदलाल जी की मेज बदली है? जी हाँ साहब। आखिर क्यों? आपने मुझसे पूछा। मुझसे गलती हो गई साहब, माफ़ कीजिए, अब ऐसी गलती न होगी। जाइए मेज़ लौटा दीजिए। मेरी समझ में नहीं आता कि आप यहाँ काम करने आते हैं या हरामखोरी। मैं आपकी उम्र देखकर कुछ नहीं बोलता, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपको मैं मुफ्त तनख्वाह दे रहा हूँ। ऐसे निकम्मे आदमियों को रखने की यह कोई धर्मशाला है? मैं सब कुछ सुन रहा हूँ। मालिक कुर्सी पर बैठे बैठे अपनी भूरी भूरी आँखों को निकाल कर घूर रहे थे। उनका सांवला शरीर भारी भरकम था और वह पीले मक्खन के रंग का बढ़िया सूट पहने थे। वह प्रगतिशील विचारों के एक व्यापारी समझे जाते थे, जिनसे इस अभागे देश को बहुत आशा थी। वस्तुतः उनको कुछ पवित्र क्षणों में यह समझ में नहीं आता था कि वह रुपए कमाने के लिए पैदा हुए हैं या कला, संस्कृति एवं जनता की सेवा करने के लिए। अपने पिता की मृत्यु के बाद जब उन्होंने कार्यभार संभाला तो वह टाटा बिरला से आगे बढ़कर राष्ट्र का मस्तक ऊंचा करना चाहते थे। 2 मिलें तो पहले से चलती थी। इनके अलावा उन्होंने कई अन्य दिशाओं में हाथ पैर फैलाए, लेकिन फौरन ही आशानुकूल सफलता न मिली तो टाटा बिरला के खिलाफ होकर समाजवादी हो गए और कुछ वामपंथी पार्टियों को चंदा भी देने लगे। इससे उनकी इज्जत काफ़ी बढ़ गई और वह देखते ही देखते कई विकासोन्मुख संस्थाओं के अध्यक्ष या संरक्षक बन गए। उनको अब विश्वास हो गया था कि वह पैसे इसलिए पैदा करते हैं कि देश की तरक्की हो, और इसी तर्क से प्रभावित होकर वह निर्दयतापूर्वक पैसे कमाने लगे थे। परंतु जिस तरह उसने उनके लिए भोजन तथा अन्य सुख सुविधाएं आवश्यक थीं, उसी तरह निराशा और पराजय के अवसरों पर उनको संतोष की भी आवश्यकता थी, जिसकी प्राप्ति वह अपने कर्मचारियों को और विशेष रूप से रामजी लाल को डांट डपट कर करते थे। रामजी लाल सबसे कमज़ोर होने की वजह से अधिक पूर्णता के साथ उनकी शक्ति का एहसास करा देता था। कुछ लोगों का कहना था कि रामजी लाल कभी भी निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि मालिक को एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो सदा उनकी डांट को चुपचाप बर्दाश्त कर सके। और रामजी लाल भी जैसे इसको मन ही मन अच्छी तरह समझता था, इसलिए वह जाते ही जाते अपने पक्ष में कोई बात कहने की बजाय अपनी पूरी गलती स्वीकार कर माफ़ी मांग लेता था। रामजी लाल मेज लौटाकर पुनः रजिस्टरों में डूब गया था। कमरे में कोई नहीं था, क्योंकि मैनेजर साहब बाहर से नहीं लौटे थे और विमल मालिक के पास गया हुआ था। चारों ओर शांति थी और बाहर धूप अजीब ढंग से संवरा गई थी। रामजी लाल निचले होठ को दांत से
दबाए हुए कहा, जैसे वह विश्वासपूर्वक कोई गुत्थी सुलझा रहा हो। परंतु कुछ देर बाद उसकी गर्दन स्वतः ही उठ गई और वह अपने सामने एकटक देखने लगा, नासमझ की तरह। इसी समय उसका ध्यान एक छिपकली की तरफ गया जो दीवार पर चुपचाप चिपकी थी और उसके सामने कुछ दूरी पर एक काला कीड़ा फड़फड़ कर रहा था। रामजी लाल ने सोचा कि यह छिपकली पहले छोटी और दमकती थी, लेकिन अब उसकी दूम भी जम आई है और वह मोटी भी हो गई है। इस ख्याल से उसको बड़ा अचंभा हुआ और उसके सूखे होंठों पर एक मुस्कुराहट दौड़ आई। सहसा छिपकली कीड़े की ओर दौड़ी, परंतु इसी समय कीड़ा उड़कर नीचे फर्श पर पट से गिर गया। रामजी लाल ने जल्दी से सिर झुका लिया, क्योंकि कोई आ रहा था, संभवतः मैनेजर साहब। इसके बाद उसने सिर नहीं उठाया। बाहर धूप में वृक्षों की छायाएं लंबी होती गई और दफ्तर के हाथ तेजी से चलने लगे। जब 5 बजे सभी उठकर चले गए, तब भी रामजी लाल उसी तरह डूबा रहा। आखिर चपरासी कमरे में आकर खड़ा हो गया। साहब, दफ्तर बंद हो रहा है। अरे, वह रोज इसी तरह चंपा प्रकट करता था, जिसके उत्तर में चपरासी चुपचाप खिड़की की ओर बढ़ जाता था। उसने जल्दी जल्दी रजिस्टरों को बंद कर दिया और फिर पायजामे में क्लिप लगाकर बाहर निकल गए। वह साइकिल लेकर बाहर चला गया। उसकी साइकिल छोटी थी, जिसको उसने 8 वर्ष पहले पूर्व सेकेंड हैंड में खरीदा था और जिसमें एक नया परिवर्तन यह हुआ था कि उसकी सीट जगह पर स्थिर रखने के लिए कपड़े से कस कस कर बांध दी गई थी। वह आगे झुककर धीरे धीरे साइकिल चला रहा था, जिसको देखकर उस चील की याद आती थी जो कभी नीचे उतरकर जमीन के समानांतर कुछ दूर तक उड़ती है, या जैसे वह किसी पुराने जमाने के किसी राजा का कोई दूत था जो मंत्रों के बल से उड़कर किसी महत्वपूर्ण कार्य से दूर जा रहा हो। उसका मुंह अजीब नुकीला हो गया था, किसी पके फोड़े की तरह जो बहने वाला हो। इसी समय उसकी नज़र एक गधे की ओर पड़ी जो सड़क के किनारे चुपचाप खड़ा था और उसको लगा जैसे उसकी लंबाई उस गधे से भी कम हो। उसको यह बात एक चुनौती की तरह लगी और वह साइकिल से नीचे उतरकर दूसरी ओर देखता हुआ गधे के पास चला गया। वह आश्वस्त होकर मुस्कुराते हुए फिर चढ़ गया। कुछ दूर जाने पर एक सरकारी दफ्तर पड़ता था, जिसके मैदान में टेनिस का मैच चल रहा था और कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वह अचंभे से उधर देखने लगा, फिर उतरकर वह उधर ही बढ़ गया। खेल के नाम पर उसने लड़कपन में 2-4 बार फुटबॉल ही खेला था, इसलिए वह स्थानीय मैच उसके स्तर से काफ़ी महत्वपूर्ण कहा जाएगा, जिसमें खिलाड़ी लोग अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का अभिनय करते हुए प्रशंसनीय अयोग्यता से खेल रहे थे। वह देर तक खड़ा रहा और उसके मुंह पर एक लंबी मुस्कुराहट फैल गई थी, जैसे वह कोई विशेषज्ञ हो। मैच खत्म होने पर वह जब वहां से रवाना हुआ तो चारों ओर शाम का धुंधल का फैल गया था। हवा गुमसुम थी और आसमान साफ था।
थकान और पसीने से उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उस पर रेंडी का तेल पूता हो। सामने तारकोल की सड़क चौड़ी और सूनी थी, जिसके दोनों ओर इमली के बड़े बड़े पेड़ खड़े थे। जब अंग्रेजी समाचार पत्र पीपुल का कार्यालय आ गया तो वह उतर कर पड़ा। सामने ही दीवार पर पत्र के ताजे अंक के पृष्ठ चिपका दिए गए थे। उसने एक और साइकिल खड़ी कर दी और फिर खड़े होकर अखबार पढ़ने लगा। पहले वह स्थानीय पृष्ठ और सिनेमा के विज्ञापन देखता था, फिर वह प्रथम पृष्ठ पर आ जाता था। इस तरह वह धीरे धीरे सभी पृष्ठ पढ़ जाता था, एक एक शीर्षक और एक एक लाइन टटोलते हुए से। फिर वह कुछ विज्ञापनों को कई बार पढ़ता और दो एक को एक छोटी सी डायरी निकालकर नोट भी करता था। उसका समय गुजरता गया और रात उतरकर गाढ़ी होने लगी। सहसा वह चमत्कृत हो गया। उसको लगा जैसे उसके सारे शरीर में बिजली दौड़ गई हो। उसने जल्दी जल्दी डायरी निकाल कर कुछ नोट किया, फिर वह वहाँ से हट आया। वह साइकिल पर चढ़ा और उसकी हवा निकली हुई मालूम हुई। उसकी जेब में एक भी पैसा नहीं था, इसलिए वह पैदल ही चलने लगा। बाजार पीछे छूट गया था और चारों ओर सन्नाटा था, जिसमें उसकी चप्पलों की आवाज़ें गूंज रही थीं। उसकी छाती निकली थी और मुंह उत्साह से फूला था। वह उस विज्ञापन के बारे में सोच रहा था जिसमें साबुन बनाने की एक पुस्तक की प्रशंसा की गई थी। वह कल ही पुस्तक के लिए ऑर्डर लिख भेजेगा। नहीं, यही ठीक होगा। शुरू शुरू में उसने बुढ़िया के काजल की तरह एक जय हिंद काजल बनाकर डिबिया में बंद करके बाजार में चलाने का निश्चय किया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद आंवले का तेल तैयार करने का विचार करने लगा। यह वास्तविकता थी कि लोग शुद्ध तेल के लिए तरस कर रह जाते हैं। इसलिए वह गांव जाकर अपनी आँखों के सामने आंवला तुड़वाकर तेली को पेरने के लिए देने वाला था, जिससे पैसा मिलने के साथ ही देश सेवा भी होती। लेकिन साबुन बनाने से लाभदायक चीज़ तो कोई नहीं होगी नहीं। सस्ता और अच्छा साबुन खोजे नहीं मिलता। उसकी पॉलिसी यही रहेगी कि वह पैसे कम लेगा और माल अंत तक अच्छा देगा। पहले वह शहर के दुकानदारों के यहाँ माल रख आया करेगा, फिर गांव और कस्बों में साइकिल पर माल लेकर घूमेगा। इस तरह परिश्रम करने पर उसको सफलता क्यों नहीं मिलेगी। फिर दुकानदार की ही उसके पास दौड़ते हुए आएंगे। इसके बाद तेजी से उसके माल की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल जाएगी। उसके चारों ओर रुपए बरसने लगेंगे। फिर एक बड़े से कार्यालय की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें सैकड़ों लोग काम करेंगे। उत्साह से उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। उसके कदम और तेज हो गए जैसे वह भाग रहा हो। इस प्रकार ये कहानी छिपकली ख़त्म होती है। आपको कैसा लगा इसे आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।